नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं और जो विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं उनके जो वेग स्थिरांक होते हैं उनके मात्रक कैसे निकालते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। तो शुरू करते हैं। अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। देखो, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिकारकों के उन अणुओं, आयनों, परमाणुओं की कुल संख्या के बराबर होती है। परमाणुओं की कुल संख्या के बराबर होती है जिनकी मोलर सांद्रताओं पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। एक परिभाषा और लिखेंगे। अभिक्रिया की वेग समीकरण में प्रकट सभी सांद्रता पदों की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और या एक परिभाषा और लिखो। अभिक्रिया में अभिकारकों के उन अणुओं की संख्या को जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है या जो वेग को प्रभावित करती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। देखो, मैंने ये आपको अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखवाई। कोटि क्या होती है?
अभिकारकों के, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के उन, अगर अभिक्रिया में अणु भाग ले रहे हैं तो अणुओं की संख्या कहेंगे, आयन भाग ले रहे हैं तो आयनों की संख्या कहेंगे, परमाणु भाग ले रहे हैं तो परमाणु की संख्या कहेंगे। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के उन अणुओं, आयनों या परमाणुओं की कुल संख्या के बराबर होती है जिनकी मोलर सांद्रताओं पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। या अभिक्रिया की जो वेग समीकरण होती है उसमें प्रकट सभी सांद्रता पदों की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखो, जो अभिक्रिया की वेग समीकरण होती है ना, वेग समीकरण मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे लिखते हैं। जो अभिक्रिया की वेग समीकरण होती है उसे देख करके आप आसानी से अभिक्रिया की कोटि बता देंगे। देखो, अभी देखेंगे इसका उदाहरण। ये एक परिभाषा और लिखवाई मैंने, अभिक्रिया में अभिकारकों के उन अणुओं की संख्या को जो वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है या जो वेग को प्रभावित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। देखो, जैसे मान लीजिए ये अभिक्रिया है, मान लीजिए ये अभिक्रिया है। देखो, A प्लस बी और इससे ये प्रोडक्ट बनता है, A प्लस बी प्रोडक्ट बनता है। और देखो, यदि प्रयोग द्वारा ये पता चले कि ये जो अभिक्रिया है इसका जो वेग है वो अभिकारक A की सांद्रता के तो मान लीजिए x घात के समानुपाती है और B की सांद्रता के y घात के समानुपाती है, तो इस अभिक्रिया का वेग नियम व्यंजक ये होगा। इस अभिक्रिया का वेग नियम व्यंजक क्या होगा? ये होगा। या वेग बराबर क्या होगा इसका? k a की पावर x b की पावर y। तो देखो, अभिक्रिया का वेग नियम व्यंजक क्या हुआ इसका? ये। या अभिक्रिया का वेग नियम क्या हुआ? इसे वेग नियम भी कह सकते हैं खाली। इस अभिक्रिया का वेग नियम क्या हुआ? ये हुआ। वेग नियम कैसे निर्धारित हुआ? प्रयोग के द्वारा निर्धारित हुआ। कि प्रयोग द्वारा ये पता चला कि इस अभिक्रिया का जो वेग है ना, वो जो अभिकारक A है इसकी सांद्रता के तो x घात के समानुपाती है और B की सांद्रता की y घात के समानुपाती है। तो वेग नियम ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखो, आपने लिखा कि किसी अभिक्रिया की जो दर समीकरण होती है या जो वेग समीकरण होती है उसमें प्रकट सांद्रता पदों की घातों का योग। सांद्रता पद की घात क्या है? xy। तो अगर आपसे इस अभिक्रिया की कोटि पूछे तो कोटि क्या होगी? इसकी कोटि बराबर होगी अभिक्रिया की वेग समीकरण में जो ये सांद्रता है इनकी घातों का योग, यानी कि x प्लस वाई बराबर होगी इस अभिक्रिया की कोटि, है ना। आपने जो सबसे नीचे वाली परिभाषा थी उसमें लिखा कि उन अणुओं की संख्या को, है ना, जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त की जाती है ना, x और y, वो संख्या कहलाती है अभिक्रिया की कोटि। तो जो अब पहले तो वेग नियम देखेंगे, अभिक्रिया का वेग नियम क्या है ना, और वेग नियम देख करके आसानी से हम अभिक्रिया की कोटि निकाल देते हैं। जो सांद्रता पद की घात होती है उनका योग ही कहलाता है अभिक्रिया की कोटि। देखो, जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, इन एग्जाम्पल में आप अभिक्रिया की कोटि बता दोगे। देखो, मैं ये समीकरण लिख रहा हूं। मान लीजिए कोई अभिक्रिया ये है ना, एक अभिक्रिया ये है, वेग के A की पावर 1/2 और B की पावर 3/2, ये अभिक्रिया है। तो अगर आपसे ये पूछे भाई इस अभिक्रिया की कोटि बताओ क्या होगी, तो कोटि सांद्रता पदों की घातों का योग होता है, यानी कि कोटि बराबर होगी इनका जोड़, है ना, 3/2, है ना। तो कोटि निकाल देंगे कितनी बैठेगी, है ना। कोटि कितनी बैठेगी? इस अभिक्रिया की कोटि बैठेगी
इस अभिक्रिया की कोटि बैठेगी कितनी, 3 और 1 4, है ना, 1/2 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 4/2, है ना। तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी, है ना। अच्छा इसी प्रकार से मान लो ये अभिक्रिया है, अगर आपको ये कहा है भाई एक अभिक्रिया का जो वेग नियम है वो ये है, k बराबर है 1^3/2, 1^3/2 और b⁻, ये -1 है, b⁻⁻1 है, तो कोटि क्या होगी, इनका जोड़ देख लेंगे, कोटि क्या होगी, कोटि बराबर होगी, है ना, कोटि बराबर क्या होगी, t इन दोनों का जोड़ -1, तो ये कितनी हो जाएगी कोटि, 1/2। तो अभिक्रिया की जो वेग समीकरण होती है, वेग समीकरण में देख लीजिए जो सांद्रता पद की घातों का योग होता है वही कहलाती है अभिक्रिया की कोटि। अब नेक्स्ट अगला हेडिंग डालेंगे, कोटि के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। अभिक्रिया की कोटि के विषय में, अभिक्रिया की कोटि के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। देखो कुछ अभिक्रिया की कोटि से संबंधित कुछ बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। देखो पहली बात तो ये है कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण को देख करके, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण को देख करके उसकी कोटि नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण देख करके इस बात का पता नहीं चलता कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका जो वेग है वो कौन से अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, और संतुलित समीकरण देख करके ये भी पता नहीं चलता कि अभिक्रिया एक पद में हो रही है या कई पदों में। तो अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण देख करके अभिक्रिया की कोटि बताना कठिन होता है। अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो प्रयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है। एक तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक देखिए, अगर मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया कई पदों में होती है, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया कई पदों में होती है तो फिर जो है वो प्रत्येक पद की जो कोटि है, मान लो कई स्टेप में हो रही है, ए से बी बनना है, बी से सी बनना है, मान लो इस प्रकार से ए से बी बनना है, बी से सी बनना है, सी से डी बनना है ना, आखिर में ए से क्या बनता है, प्रोडक्ट डी बनता है। तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया एक कई पदों में होती है तो फिर प्रत्येक पद की जो कोटि होती है वो अलग अलग होती है, प्रत्येक पद की कोटि अलग अलग होती है, यानी कि पूरी अभिक्रिया की कोटि बता देंगे पर उसके प्रत्येक पद की कोटि अलग अलग बताई जाती है। और देखो अगर मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया कई पदों में होती है ना, तो मान लीजिए उसमें ये वाला स्टेप है ये तो बड़ा फास्ट होता है, ये वाला स्टेप ये स्लो होता है, मान लीजिए ये वाला सी से डी बनता है ये फास्ट होता है। तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया कई पदों में होती है तो अभिक्रिया का जो सबसे मंद स्टेप होता है, जिसकी चाल सबसे कम होती है, वही अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। देखो वेग निर्धारक पद मतलब वेग को निर्धारित करने वाला पद किसे कहेंगे, अभिक्रिया का वो पद, वो स्टेप जिसकी चाल सबसे कम होती है कहलाता है अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद। देखो जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो शून्य भी हो सकती है
वो भिन्नात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है और वो ऋणात्मक भी हो सकती है। तो ये मैंने आपको अभिक्रिया की कोटि के विषय में 2-4 बातें बताई, इंपॉर्टेंट बातें। अच्छा, इसके साथ साथ देखो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो एक ही स्टेप में पूरा हो जाती है ना, एक ही पद में पूरा हो जाती है। तो जो रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरा हो जाती है ऐसी रिएक्शन कहलाती है प्राथमिक अभिक्रियाएं। और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कई स्टेप में होती है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है जटिल अभिक्रियाएं, है ना। जो जटिल अभिक्रियाएं होती है वो कई पदों में होती है। तो अब अगला हेडिंग डालेंगे। अगला आपका टॉपिक है विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों के मात्रक। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ऐसे ही शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, इनके मात्रक क्या होते हैं, ये चीज आपको निकालनी आनी चाहिए। तो हेडिंग डालिए विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों के वेग स्थिरांकों के मात्रक। विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों के मात्रक। देखो कोटि के आधार पर अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो इनके मात्रक कैसे निकालते हैं वेग स्थिरांकों के। देखो वेग नियम, किसी अभिक्रिया का जो वेग नियम होता है वो ध्यान रखो, इस प्रकार से लिखते हैं। वेग जो होता है ना, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है, देखो वेग कैसे लिखते हैं, वेग अभिक्रिया का वेग बराबर होता है जो अभिकारक होता है, अभिकारक की सांद्रता के n घात के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वो अभिकारक की सांद्रता के n घात के समानुपाती होता है। यानी कि जो वेग बराबर होता है ना, समानुपाती चिन्ह को हटा दीजिए, सांद्रता की पावर n, है ना। और जो वेग होता है, देखो वेग को हम इस प्रकार से लिखते हैं, वेग बराबर dx अपॉन dt। वेग को हम क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt बराबर k सांद्रता की पावर n, बराबर के सांद्रता की पावर n। और देखो वेग को मान लो, देखो ये अभिक्रिया A से प्रोडक्ट बनता है ना। तो हम इस अभिक्रिया के वेग को इस प्रकार से भी लिखते हैं, माइनस dA अपॉन dt। मतलब अगर सूक्ष्म समय dt में अभिकारक एक ही सांद्रता में कमी dA हो तो अभिक्रिया के वेग को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, वेग बराबर माइनस d अपॉन dt। मतलब अगर देखो A से प्रोडक्ट बनता है तो ये प्रोडक्ट बनता है तो इसकी सांद्रता घटती है। तो यदि बहुत सूक्ष्म समय dt में इसकी सांद्रता में कमी dA हो तो अभिक्रिया के वेग को ये माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि समय के साथ इसकी सांद्रता घटती है, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यह इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, वेग बराबर dx अपॉन dt। देखो यहाँ पे ये प्लस में है, ये dx क्या है, देखो प्रारंभ में जो प्रोडक्ट होता है उसकी सांद्रता 0 होती है। प्रारंभ में प्रोडक्ट की सांद्रता क्या होती है, 0 होती है। मान लो dt समय में ये जो प्रोडक्ट है ना, इसकी dx मात्रा बनती है, प्रोडक्ट की मात्रा कितनी बनती है, dx। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, dx अपॉन dt। ये तो है उत्पाद की सांद्रता बढ़ने के रूप में अभिक्रिया का वेग, ये है
अभिकारक की सांद्रता घटने के रूप में अभिक्रिया का वेग किसी भी प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो वेग होता है, मान लीजिए हम यहाँ पे ये प्रदर्शित कर रहे हैं dx/dt से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखो dx तो k बराबर कहीं क्या होगा, तो k बराबर होगा dx/dt, है ना। और नीचे सांद्रता, है ना, ये नीचे आ जाएगा सांद्रता की पावर n, है ना, या बराबर इसे। देखो dx क्या है, ये सांद्रता में ही तो परिवर्तन है। dx क्या है, ये सांद्रता है ना, सांद्रता में परिवर्तन है ना, सांद्रता बटे dt क्या है, ये समय है ना। और ये क्या है, सांद्रता की पावर n। ये क्या है, सांद्रता इंटू सांद्रता की पावर n, या इसे या सांद्रता की पावर 1 भी समझ सकते हैं। तो k बराबर कहीं क्या हो जाएगा, देखो k का जो मात्रक होगा, यहां लिख रहा हूं k बराबर हो जाएगा सांद्रता की पावर 1 माइनस n, है ना। ये 1 पावर है, ये माइनस में चल जाएगी। सांद्रता की पावर n 1 माइनस n इंटू समय इनवर्स, है ना, समय इनवर्स। तो देखो ये वेग स्थिरांक का मात्रक जो है हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। वेग स्थिरांक का मात्रक जो है इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा देखो, जो अभिक्रियाएं होती है, देखो वो मुख्यतः होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया, है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया। एक होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया, है ना, एक होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, एक होती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, शून्य मान लीजिए ये है, ए से प्रोडक्ट बनता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब ये है कि जो इस अभिक्रिया का वेग है वो देखो समानुपाती नहीं होता, एक ही सांद्रता की पर वो निर्भर नहीं करता, यानी कि एक ही सांद्रता की 0 घात के समानुपाती होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया वो होती है जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, ये अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी कि अभिकारक की सांद्रता के 0 घात के समानुपाती होता है। या वेग बराबर होगा, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, के ए की पावर 0, है ना, के ए की पावर 0। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम क्या होगा, ये होगा। अच्छा देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वो होती है जिसमें मान लो ये तो हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया, अब मान लो हम इसे मान रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, वो होती है जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर हम इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया माने तो इसका वेग नियम क्या होगा, ये होगा। मतलब वो अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन किसे बोलेंगे, जिसमें अभिक्रिया का वेग मान लो अभिकारक ए ही है, अभिक्रिया का जो वेग है ना वो अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है ना। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ बराबर आ जाएगा के, है ना। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया वेग नियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बड़ा आसान है भाई। शून्य कोटि की अभिक्रिया में तो अभिकारक की सांद्रता की घात 0 लगा दो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता की घात 1 लगा दो,
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अभिकारक की सांद्रता की घात 2 लगा दो। इसी प्रकार से जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें जो अभिक्रिया का वेग नियम होगा वो बराबर k एक ही पावर 3, अगर अभिकारक एक जैसे ही है ना, एक ही सेम अभिकारक है, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसकी सांद्रता की तृतीय घात के समानुपाती होता है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग नियम ये, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये, सेकंड ऑर्डर के लिए ये, अब थर्ड ऑर्डर के लिए ये। अब देखो, अब देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मान लो अभिक्रिया की कोटि n है ना, अभिक्रिया की कोटि हमने n मान लिया, तो n का मान शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या आ जाएगा 0। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का मान क्या आएगा 1, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का मान कितना आएगा 2, है ना। थर्ड ऑर्डर के लिए n का मान कितना आएगा 3। तो इसी से ही लिख देंगे। देखो मान लीजिए अभिक्रिया की कोटि को हम n से प्रदर्शित कर रहे हैं, n, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान कितना होगा 0। तो जो k का मात्रक होगा, k का जो मात्रक होगा, है ना, यहाँ पे मात्रक लिख रहे हैं हम इनके, k का जो मात्रक होगा वो होगा, सांद्रता को देखो हम मोल प्रति लीटर में लिखते हैं, है ना, और 1 माइनस 0 समय इनवर्स, तो यही आ जाएगा इसका मात्रक, ये मोल पर लीटर, है ना, या लीटर इनवर्स समय इनवर्स। समझ गए बात को? आपकी बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, है ना, n का मान कितना रखेंगे 1, तो 1 में से 1 गया 0, तो सांद्रता की पावर 0 का मतलब 1, तो k का मान क्या हो जाएगा समय इनवर्स, क्या आ जाएगा समय इनवर्स। समय इनवर्स कैसे आया भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का मान 1 आया यहाँ पे, तो 1 में से 1 गया 0, तो सांद्रता की पावर 0 का मतलब 0, है ना, तो ये क्या बचा समय इनवर्स। देखो वेग स्थिरांक का मात्रक देखकर ही आपको अभिक्रिया की कोटि का पता लग जाना चाहिए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। ऐसे ही देखो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए भाई देखो सांद्रता को हम कई में प्रदर्शित करते हैं, मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करते हैं, है ना, और 1 माइनस n का मान कितना लिया हमने 2, तो और ये समय इनवर्स, तो ये कुल मिलाकर के -1 आ गया, है ना, -1, तो ये लीटर ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, लीटर ऊपर पहुंच जाएगा, तो मात्रक क्या होगा इसका मोल इनवर्स लीटर समय इनवर्स, ये आ जाएगा, है ना भाई। ये बटे में है, अब ये माइनस में है ना, तो ये ऊपर आएगा, तो मात्रक ही आ जाएगा। अच्छा इसी प्रकार से अगर हम तृतीय कोटि के लिए निकालें k का मान, तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3 लिखेंगे, तो -2 आ जाएगा, तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा मोल माइनस 2 इनवर्स, है ना, और ये हो जाएगा लीटर, जब इसे कैलकुलेट करेंगे लीटर स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा समय इनवर्स। तो इस प्रकार से ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। देखो अगर ये आपकी समझ में इस तरीके से नहीं आया तो आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आपकी समझ में, भाई देखो ये पता लगा लिया हमने, ये होता है k का मात्रक ऐसे निकलेगा, सांद्रता की पावर -n जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0 होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 होता है, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए
3 होगा। सांद्रता को हम मोल पर लीटर में व्यक्त करते हैं तो उसी से ये मात्रक निकाल देते हैं। अगर मान लो इसमें आपको परेशानी हो रही है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं। देखो मान लीजिए ये रिएक्शन है, ए से क्या बना, प्रोडक्ट, ए से बना प्रोडक्ट। तो और मान लीजिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये क्या है, शून्य कोटि। और मान लो ये ए से प्रोडक्ट बनता है, मान लो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि। अब मान लो ए से प्रोडक्ट बनता है, इस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक अणु की संख्या 2 लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 लेंगे, प्रोडक्ट। अब मान लीजिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और प्रोडक्ट सेम है, ये तीनों अणु एक ही हैं, दोनों अणु इसमें एक ही हैं, तो ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके वेग को हम कैसे लिखेंगे, वेग बराबर इसका वेग नियम क्या है, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब है कि इस अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक ए की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, है ना। इस अभिक्रिया का वेग अभिकारक ए की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, और इसका वेग अभिकारक ए की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। इसका वेग सेकंड ऑर्डर के लिए वेग जो है अभिकारक ए की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है। और अभिक्रिया का वेग जो है, और वेग को हम dx/dt, है ना, इसमें भी ये dx/dt समझिए आप इसको, के ए की पावर 3। ठीक। अब देखो, देखते हैं, यहीं पे देखते हैं। देखो भाई, वेग को हम dx/dt से प्रदर्शित करते हैं, और ये हो गया k, है ना, और ये a की पावर 0, है ना। तो a की पावर 0 का मतलब इसका जब पावर 0 होती है ना तो उसका मान 1 होता है। जिसकी पावर 0 होती है, मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 होने पर उसका मान 1 होता है। तो यानी कि ये बराबर हो जाएगा k, और ये है देखो dx। यदि सूक्ष्म समय dt में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि dx हो तो अभिक्रिया के वेग को इस प्रकार से प्रदर्शित, ये क्या है, सांद्रता में परिवर्तन है। और सांद्रता में परिवर्तन को हम मोल प्रति लीटर में लिखते हैं, है ना। सांद्रता में परिवर्तन को क्या लिखते हैं, मोल प्रति लीटर, है ना। और ये dt क्या है, समय, dt क्या है, समय। तो k का मात्रक ही आ गया। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का मात्रक क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। ठीक है। अच्छा, अब इसी प्रकार से ये देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग समीकरण क्या है, ये है ना। वेग बराबर यानी कि वेग dx/dt बराबर k a की पावर 1। देखो ये सांद्रता में परिवर्तन है, तो देखो k बराबर कहीं क्या हो गया, k बराबर हो गया dx/dt इंटू a की पावर 1, है ना। और जो dx है ना, ये सांद्रता में परिवर्तन है, dt मतलब सूक्ष्म सांद्रता है ये उत्पाद की। ये यदि सूक्ष्म समय dt में उत्पाद की सांद्रता में dx वृद्धि हो तो वेग क्या होगा, dx/dt। तो ये सांद्रता है। सांद्रता को हम मोल प्रति लीटर में लिखते हैं, मोल प्रति लीटर अपॉन, देखो dt समय हो गया, है ना। और ये a की पावर -1, a की पावर 1 का मतलब ये मोल पर लीटर, तो इससे ये कट गया। तो k का मात्रक क्या आ जाएगा, समय इनवर्स आ जाएगा। k का मात्रक क्या आ जाएगा, समय इनवर्स आ जाएगा। समझ गए। ऐसे ही हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं वेग स्थिरांक का मात्रक। देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है,
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये होता है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, अभिक्रिया का वेग होता है ना dx अपॉन dt बराबर होता है k a की पावर 2, है ना। या अगर हम k का मान रखें, k का मान क्या हो गया dx अपॉन dt इंटू a की पावर 2 बराबर, ये क्या है सांद्रता है, और सांद्रता को हम मोल प्रति लीटर में लिखते हैं। सांद्रता को क्या लिखते हैं मोल प्रति लीटर में। ये क्या है, ये भी समय है dt, और ये क्या है मोल पर लीटर की पावर 2, मोल प्रति लीटर की पावर 2, ठीक है ना। तो ये कटने पर k का मात्रक 1 मोल से 1 मोल कट जाएगा, 1 मोल बचेगा, तो यानी कि मोल 1 मोल इनवर्स बचा, मोल इनवर्स, मोल नीचे है ना, और लीटर स्क्वायर, लीटर से लीटर कट गया, 1 लीटर ऊपर बचेगा लीटर, और समय इनवर्स। तो इस प्रकार से ये जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होगा, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और देखो, अगर मोलर सांद्रताओं के स्थान पर अभिक्रिया में, अगर अभिक्रिया में मोलर सांद्रताओं के स्थान पर अभिकारकों के आंशिक दाब दिए गए हो, तो फिर वेग स्थिरांक का मात्रक इस प्रकार से निकालते हैं। आंशिक दाब को वायुमंडल में लिखते हैं, आंशिक दाब को कहीं में लिखते हैं वायुमंडल में। तो देखो ये इसका तो वेग होगा ना, वेग को इस प्रकार से लिखेंगे, वेग बराबर dp अपॉन dt, ये मतलब वायुमंडल दाब में है। dt समय में अगर उत्पाद की सांद्रता में dp वायुमंडल दाब की बढ़ोतरी हो तो वेग को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, dp अपॉन dt बराबर k और वायुमंडल की पावर n। तो जो देखो ये वायुमंडल में लिखते हैं, ये वायुमंडल में, ये समय, तो जो k का मात्रक आता है ना, k का जो मात्रक आएगा वो आएगा वायुमंडल 1 माइनस n समय इनवर्स। ये अब इसी से ही निकाल देंगे हम जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का मान 0 होता है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान कितना 0, तो k बराबर क्या होगा, k बराबर होगा वायुमंडल n का मान 0 होगा तो ये वायुमंडल की पावर 1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा वायुमंडल समय इनवर्स, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अच्छा, इसी प्रकार से देखो n का मान क्या होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए 0 होता है, और प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान कितना होगा 1 होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k बराबर, k का मात्रक क्या होगा, देखो n का मान यहाँ 1 लिखेंगे, 1 माइनस 1 0, यानी कि वायुमंडल की पावर 0 1 होता है, तो 1 की समय इनवर्स है, समय इनवर्स, ध्यान रखो ये समय इनवर्स। तो ये हो जाएगा इसका मतलब समय इनवर्स। अच्छा, ऐसे ही सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल टू 2, तो k बराबर हो जाएगा, n का मान 2 रखो तो यानी कि ये हो जाएगा वायुमंडल इनवर्स समय इनवर्स। तो
प्यारे विद्यार्थियों, देखो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं और जो विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक होते हैं उनके मात्रक को हम कैसे लिखते हैं। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, आपको इसका फ़ायदा होगा। इसके नोट्स बनाइए, इसकी अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।